नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल 2 अक्टूबर सोमवार को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आज 1 अक्टूबर रविवार को देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से स्वच्छता अभियान की कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वच्छता देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें जन भागीदारी बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि स्वच्छता मिशन में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में 5% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 209 रुपए बढ़ाई गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। कल रविवार 30 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एविएशन टरबाइन फ्यूल का दाम 5% यानी 5,779.84 रुपए प्रति किलो लीटर तक बढ़ गया है। इसका मतलब ये कि 1,12,419.33 रुपए में मिलने वाला एटीएफ अब 1,18,199.17 का हो गया है और वहीं कमर्शियल सिलेंडर जो कि अब तक 1,684 रुपए का मिलता था, वो अब 1,731.50 रुपए में मिलेगा। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार द्वारा राज्य की बकाया राशि न दिए जाने को लेकर 2 और 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन जिस ट्रेन के जरिए कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचना था वह कैंसिल हो गई। इसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ये ट्रेन कैंसिल करवाई है। वहीं राज्य में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन से भेजना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। टीएमसी अमीर पार्टी है, उनके पास चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, उन्हें उनके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजना चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी द्वारा 1 और 3 अक्टूबर को आयोजित की गई रैलियों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे। बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच खबर है कि पीएम मोदी की इस तेलंगाना यात्रा से पहले राज्य के सत्तारूढ़ बीआरएस ने पोस्टर वॉर छेड़ दी है। दरअसल बीआरएस द्वारा राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री की आलोचना वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि हमारे गठन का अपमान करने के बाद मोदी को तेलंगाना आने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पोस्टर में वह दिन और तारीख भी लिखी गई है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को लेकर बयान दिया था। पोस्टर में कहा गया है कि 2018 के बाद से ही बीजेपी तेलंगाना को लेकर गलत बयान देती रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने तेलंगाना पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बच्चे को बचाने के लिए मां को मार दिया गया। वहीं बीआरएस की इस पोस्टर वार का जवाब देते हुए बीजेपी समर्थकों द्वारा भी राज्य में पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें मुख्यमंत्री केसीआर पर भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाया गया है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला इस समय लद्दाख के पहाड़ी जिलों में 1 हफ्ते के चुनावी दौरे पर हैं। यहाँ द्रास में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते दौरान केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि बीजेपी की लद्दाख क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवारों को आने की अनुमति नहीं दी, उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की और हमें प्रचार करने से रोकने के लिए अन्य बाधाएं पैदा की हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें यहां आने से रोका होता तो भी हम फोन पर रैली को संबोधित करते और अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करते। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को 26 निर्वाचन क्षेत्रों में LAHTC का चुनाव होगा, जिसमें कुल 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें सबसे ज्यादा यानी 22 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, वहीं 17 उम्मीदवार बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इसके अलावा 25 निर्दलीय भी इस चुनावी रेस में शामिल हैं और 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जो कुछ वहां हो रहा है उसे नॉर्मल ना बताएं। दरअसल विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए 6 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं। यहाँ उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कनाडा में जो हो रहा है अगर यह कहीं और होता तो क्या दुनिया इसे स्वीकार करती। एस जयशंकर ने आगे कहा कि कनाडा एक ऐसा देश बन गया है
जहां भारत से संगठित अपराध, लोगों की तस्करी के साथ ही अलगाववाद और हिंसा का मेल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि वहां कनाडा में हिंसा का माहौल है और डर फैला हुआ है। जरा इसके बारे में सोच कर देखो, हमारे दूतावास पर स्मोक बम फेंके गए, हमारे वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसा होती है और लोगों को निशाना बनाया जाता है, और इतना ही नहीं, लोगों को डराया भी गया है। क्या आप लोग इस बात को सामान्य मानते हैं? अगर किसी दूसरे देश के साथ ऐसा होता तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आती? आपको बता दें कि विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स की भूमिका रही है और जांच एजेंसी इस मामले में विश्वसनीय सूत्रों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए खारिज कर दिया गया था। अफगानिस्तान दूतावास ने कल 30 सितंबर शनिवार रात को घोषणा करते हुए कहा कि वे आज 1 अक्टूबर से भारत में अपना कामकाज बंद कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे अफगान दूतावास ने कारण भी बताया। एम्बेसी ने एक बयान में कहा कि उसे अपने इस फैसले की घोषणा करने पर खेद है। यह गहरे दुख, अफसोस और निराशा के साथ है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास इस फैसले की घोषणा करता है। दूतावास ने कहा कि यह निर्णय बेहद अफसोसजनक होने के बावजूद अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया। इसके साथ ही अफगान एम्बेसी के बयान में मेजबान देश भारत से समर्थन की कमी का हवाला भी दिया गया है। एम्बेसी ने आरोप लगाया कि उसे मेजबान देश से अहम सहयोग की कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वह प्रभावी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा। बयान में आगे कहा गया कि मेजबान देश भारत की तरफ से इस मुश्किल समय में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। दूतावास के तौर पर अफगानिस्तान के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे, क्योंकि काबुल में वैध सरकार काम नहीं कर रही और भारत की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिली। संसाधनों की कमी के चलते दूतावास के कर्मचारियों की तादाद कम से कम तक करनी पड़ी, जिससे जरूरी कामकाज चलाने में दिक्कतें बढ़ती गईं। अफगानिस्तान के राजनयिकों के वीजा के नवीनीकरण में भी दिक्कतें आईं और इससे कामकाज पर असर पड़ा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहले ही कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और इस बीच अब खबर है कि उनके बेटे और टीडीपी नेता नारा लोकेश को भी सीआईडी ने नोटिस जारी किया है। राज्य की सीआईडी की ओर से कल 30 सितंबर शनिवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में लोकेश को नोटिस जारी किया गया है और जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंगलगिरी से विधायक ए रामकृष्ण रेड्डी की शिकायत पर आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आरोप था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए मास्टर प्लान के डिजाइन और रिंग रोड के अलाइनमेंट के संबंध में 2014 से 2019 के बीच हाई रैंकिंग सरकारी अधिकारियों की ओर से कुछ अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां की गईं, ताकि कुछ व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाया जा सके। इस मामले में जांच एजेंसी ने चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगर प्रशासन मंत्री डॉक्टर पी नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करना है। वे वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं करते और जब कोई समस्या नहीं होती तो वे समस्याएं पैदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 और G20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धि का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए अन्य वादों का क्या हुआ, उस काले धन का क्या हुआ जिसे बीजेपी ने देश में वापस लाने का वादा किया था। स्टालिन ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्हें देश की महिलाओं की सबसे अधिक चिंता है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं पर हुए हमले पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। स्टालिन ने पूछा कि उन्होंने अभी तक राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।